नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी और दुखद खबर यह है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का सुबह एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। वो मुंबई से अपने गृह क्षेत्र बारामती जा रहे थे, लेकिन बारामती में उनका विमान सुरक्षित लैंड नहीं कर पाया और इस प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई। आज हम इस विमान हादसे का एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे और उन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे जो इस विमान हादसे के बाद उठाए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस चार्टर्ड प्लेन को जो पायलट उड़ा रहे थे, उनके पास 16,000 घंटों की उड़ान का अनुभव था। दूसरी तरफ कंपनी का कहना है कि विमान में कोई तकनीकी खामी नहीं थी। कई जगह लो विजिबिलिटी, यानी जो देखने के लिए आपकी दूरी होती है, लो विजिबिलिटी को वजह बताया जा रहा है, लेकिन उस समय विजिबिलिटी 3 किलोमीटर की थी। लेकिन कुछ तस्वीरें ये दिखा रही हैं कि विमान हवा में ही उलट पलट हो गया था। हम आपको एक सीसीटीवी फुटेज दिखाएंगे। इस सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि ये विमान जो ऐसे जा रहा था वो हवा में ही पूरी तरह से पलट गया था। गंभीर तकनीकी सवाल खड़े हो रहे हैं। अजित पवार की मौत ने उनके परिवार, पार्टी समर्थकों के साथ महाराष्ट्र की राजनीति को एक तगड़ा झटका दिया है। उनकी मौत की खबर के बाद से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी पत्नी राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार, उनकी बहन सुप्रिया सुले फूट फूट कर रो पड़ी। शरद पवार अपने भतीजे के निधन के बाद से गम में डूबे हैं। उनकी मौत के बाद महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के तमाम बड़े नेताओं ने उनके निधन पर दुख प्रकट किया। हालांकि कुछ नेताओं ने उनकी मौत पर शंका भी जताई और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। इनमें ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, लालू यादव जैसे नाम शामिल हैं। हालांकि शरद पवार ने इस घटना पर किसी भी तरह की राजनीति ना करने की अपील की है और मुझे यह लगता है कि परिवार की संवेदनाओं का इस वक्त ख्याल रखना जरूरी है। हर किसी को अपनी राजनीति साधने से पहले जरा सोच समझ लेना चाहिए कि इस वक्त परिवार क्या चाहता है। अजित पवार की मौत के बाद गंभीर सवाल महाराष्ट्र की राजनीति, उनकी पार्टी एनसीपी के भविष्य को लेकर भी उठ रहे हैं, क्योंकि उनके निधन से महाराष्ट्र की सियासत में एक ऐसा शून्य पैदा हो गया है जिसकी भरपाई आसान नहीं है। अजित पवार ने महाराष्ट्र में वो राजनीति की जिसमें ना कोई स्थायी दोस्त होता है, ना ही दुश्मन। वो 6 बार महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम बने, उप मुख्यमंत्री। अजित पवार ऐसे इकलौते नेता हैं जो 4 मुख्यमंत्रियों के डेप्यूटी सीएम रहे। इनमें पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे चारों शामिल हैं। उनके निधन के बाद सवाल उनकी पार्टी के भविष्य को लेकर भी उठ रहे हैं कि पार्टी का भविष्य क्या होगा। जो लोग शरद पवार की पार्टी से अलग होकर उनके साथ आए थे, अब वो लोग क्या करेंगे? क्या एनसीपी के दोनों धड़े एक हो जाएंगे या एनसीपी अपना नया नेता चुनेगी? इसके बाद आपको ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव से जुड़ा अपडेट बताएंगे। अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए एक बड़े युद्ध की रणनीति के तहत अपने युद्ध पोतों की तैनाती अब शुरू कर दी है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका का एक खूबसूरत अर्माडा ईरान के पास मौजूद है और यह वेनेजुएला से बड़ा अर्माडा है। इस घेराबंदी को देखकर ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका एक हफ्ते में ईरान पर कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। लेकिन आज शुरुआत उस खबर से करना चाहते हैं जिस पर देश के लोगों को अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। 66 साल कोई जाने की उम्र होती है। किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का विमान अचानक क्रैश कैसे हो गया और आखिर इस दुर्घटना के पीछे असली कारण क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना के बाद विमान के मलबे के आसपास जो कागज और फाइलें बिखरी हुई हैं, उन फाइलों में क्या था? अजित पवार इन फाइलों को लेकर बारामती क्यों जा रहे थे? इस घटना को लेकर ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अब भी लोगों को नहीं मिले हैं। और जो बात लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो ये है कि आखिर लो विजिबिलिटी के कारण ये विमान हादसे का शिकार कैसे हो सकता है। आपको वजह बताते हैं। जिस चार्टर्ड प्लेन या बिजनेस जेट से अजित पवार मुंबई से पुणे जिले के बारामती शहर जा रहे थे, वो चार्टर्ड प्लेन एक प्राइवेट कंपनी का था जिसका दफ्तर आप इस वक्त देख रहे हैं। नाम है VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब इस कंपनी के डायरेक्टर कैप्टन वीके सिंह का दावा है कि यह चार्टर्ड प्लेन 100% सुरक्षित था और इस चार्टर्ड प्लेन के जो पायलट उड़ा रहे थे
उनके पास भी 16,000 घंटों की उड़ान का अनुभव था। और ऐसे में इस बात का सवाल ही नहीं उठता कि यह हादसा विमान में किसी तकनीकी खामी या पायलट की गलती से हुआ। वो शब्दशः इस बात को कहते हैं कि इस हादसे के पीछे लो विजिबिलिटी या घना कोहरा एक बड़ा कारण हो सकता है, और यही बात सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल यह है कि अगर वाकई में यह घटना लो विजिबिलिटी के कारण हुई तो इस विमान हादसे की सीसीटीवी फुटेज में कोहरा क्यों नहीं दिखाई दे? ये सीसीटीवी फुटेज है, फिर भी बहुत साफ आपको तमाम जो पेड़ वहां पर है और जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है वो सब दिखाई दे रहा है। उस फुटेज को देखकर बहुत मुश्किल है ये समझना कि रनवे बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था, और रनवे पर इस विमान को लैंडिंग करनी थी, वहां पर इतनी लो विजिबिलिटी थी कि रनवे दिखा ही नहीं, या घने कोहरे की कोई समस्या थी। उल्टा इस फुटेज में साफ साफ ये नजर आता है कि जिस वक्त ये धमाका हुआ, ये ब्लास्ट हुआ, इस चार्टर्ड प्लेन के क्रैश होने के बाद इसमें धमाका होता है और ये धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। और यहां बात सिर्फ इस एक सीसीटीवी फुटेज की नहीं है, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर एक और सीसीटीवी फुटेज दिखाती हूं जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यह सीसीटीवी फुटेज अभी अभी आया है और लैंडिंग के जस्ट पहले पूरे विमान के फ्लाइट को इसने कैप्चर किया है। मेरे साथ बड़ी स्क्रीन पर आइए, और इस बड़े स्क्रीन पर आप देखिए, यह है वो हिस्सा जहां पर आपको ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर के पीछे, ये देखिए, ये विमान ऊपर में दिख रहा है। जूम इन कीजिए, एकदम जूम इन कीजिए विमान के पास, थोड़ा सा और, बस यहीं पे रुकिए। अब देखिए, ये विमान पूरी तरह से पलट चुका है। मतलब जैसे कहते हैं हम गाड़ी का एक्सीडेंट देखते हैं, ओवरटर्न हो जाती है गाड़ी, ठीक उसी अंदाज में ये प्लेन जो अभी एकदम स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है, थोड़ा और जूम इन करके दिखाइए। ये प्लेन अभी एकदम स्ट्रेट लाइन है, आपको विंग से ये देखिए, जब यहां पर आता है तब ये प्लेन पूरी तरह से पलट चुका है, ये जमीन के अब करीब आ रहा है। इसमें साफ दिख रहा है कि लैंडिंग से पहले ये चार्टर्ड प्लेन असंतुलित हो गया था और एक जिसको आप कहते हैं कि एक तरफ झुक जाना, एक तरफ झुकते हुए नीचे क्रैश कर गया था। आप देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में कैसे ये विमान हवा में असंतुलित होता है, घूमने लगता है, बिल्कुल पलट जाता है और बाद में ये क्रैश हुआ, जिससे इस बात की संभावना, इस वीडियो को आगे प्ले कीजिए, प्लेन सीधा है, पलटा और उसके बाद आपको क्रैश भी दिखेगा। थोड़ा आगे तक प्ले कीजिए, हल्का सा आग आपको यहां पर दिखाई देगा। ये अभी इंतजार कीजिए, थोड़ी देर में, थोड़ी देर का धुआं वहां पर आता है, थोड़ी देर का गुबार दिखता है। इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि यह हादसा इस चार्टर्ड प्लेन में ही किसी तकनीकी खामी के कारण तो नहीं हुआ है। देखिए, तो ये जो विमान क्रैश का नया सीसीटीवी फुटेज आया है, ये कई सवाल खड़े कर रहा है। ये विमान जो आपको पहले स्थिर होकर आगे जाता हुआ दिख रहा है इस तरह से, वो अचानक से हवा में पलट जाता है, जबकि लैंडिंग की घड़ी है तो नोज डाउन होकर आगे बढ़ता है प्लेन, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये विमान पलटता है और इसके बाद यहां पर आपको इसके पलटने के तुरंत बाद इस हिस्से में धमाका दिखाई देता है। जो पूरा वीडियो है अगर वो भी मिल जाए तो हम अपनी प्ले आउट करके, ये देखिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर है जिसके ठीक पीछे ये पहले आगे इधर सीसीटीवी फुटेज है और उसमें आप देखेंगे कि अचानक से ये उसके बाद से हादसा होता है। कितना बड़ा ब्लास्ट है। और आज सुबह जब लगभग 9 सवा 9 बजे मैं बुलेटिन कर रही थी, उसके बाद ये फुटेज आया तो बिल्कुल अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था, बड़ा सा ब्लास्ट हुआ था, ठीक उसी तरह की तस्वीरें सामने आकर दिल दहल गया। ये तस्वीरें, ये सीसीटीवी फुटेज और कितना बड़ा ये ब्लास्ट है, ये आप देख रहे हैं। आप मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का भी ये जवाब देखिए, जिसमें साफ साफ लिखा है कि घटना के वक्त हवा भी बिल्कुल शांत थी, हवा बिल्कुल शांत, विजिबिलिटी करीब 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर तक की थी। इसका मतलब यह हुआ कि मौसम इतना साफ था कि पायलट को 3 किलोमीटर दूर से ही रनवे नजर आ सकता था। लेकिन इसके बाद भी एक चार्टर प्लेन क्रैश हो गया और इसमें अजित पवार के साथ 4 अन्य सवारियों की, जिसमें कैप्टन सुमित कपूर थे, जिसमें कैप्टन शांभवी पाठक थी, सबकी मौत हो गई। इससे यह सवाल भी खड़ा होता है कि जब मौसम साफ था
और विजिबिलिटी की कोई समस्या नहीं थी, तो पायलट को बारामती एयरपोर्ट पर रनवे क्यों दिखाई नहीं दिया? और असल में यह चार्टर्ड प्लेन तो हवा में असंतुलित हो गया था। मैं आपको फिर से बड़ी स्क्रीन पर कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाती हूं जिससे आप ये समझ जाएंगे कि चार्टर्ड प्लेन करने के कैसे रनवे के कितना पास क्रैश हुआ है। इस तस्वीर में आपको ये साफ समझ में आएगा। तो ये देखिए, कुल दूरी हम आपको दिखा रहे हैं। रनवे अगर यहां पर है, प्लेन को यहां पर टचडाउन करना था, 50 मीटर की दूरी पे यहां पर, ये गूगल से हमने ये इमेज आपके लिए निकाला है, 50 मीटर की दूरी पर यह क्रैश हुआ है। यह है वो जगह जहां पर यह क्रैश हुआ है। 50 मीटर की दूरी है उस रनवे से जहां पर इस विमान को टचडाउन करना था, लैंड करना था। यह बारामती एयरपोर्ट का रनवे है और यहीं पर आपको यह पूरी तस्वीर गूगल मैप के जरिए हम दिखा रहे हैं। 50 मीटर की दूरी, 50 मीटर दूर जमीन से टकराता है विमान और इसके बाद इसमें धमाका हो गया और इससे आग की तेज लपटें उठने लगी। इन तस्वीरों को देखने के बाद दो सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल, जब विजिबिलिटी 3 किलोमीटर की थी तो फिर पायलट रनवे को देख क्यों नहीं पाए और यह विमान रनवे के इतना पास कैसे क्रैश हुआ? और दूसरा सवाल यह कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी और कारण से यह चार्टर्ड प्लेन रनवे से बाहर निकल गया और इससे 50 मीटर दूर क्रैश हो गया? ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि ज्यादातर विमान हादसे लैंडिंग के दौरान ही होते हैं। साल 2019 से 24 के बीच पूरी दुनिया में 905 विमान हादसे हुए, जिनमें 36.7% विमान हादसे लैंडिंग के दौरान हुए हैं। यह देखिए, जमीन पर 18%, टेक ऑफ के दौरान जिसमें एयर इंडिया का भी अहमदाबाद क्रैश होगा 10%, शुरुआती उड़ान में 3% क्रैश होते हैं, उड़ान के दौरान 24%, नीचे आते हुए 7%, लेकिन 37%, जूम इन कीजिए, 37% जो क्रैश विमानों में होते हैं वो लैंडिंग के दौरान होते हैं। दुनिया में जितने भी एक्सीडेंट्स हुए हैं ये उनका हमने आपको पोजीशन बताया है। इसका एक बड़ा कारण यह होता है कि अगर लैंडिंग के दौरान विमान की रफ्तार, उसका जो स्पीड है, उसकी पोजीशन सही ना हो, उसकी जो स्पीड है वो सही ना हो, पोजीशन सही ना हो, तो उस विमान के नेविगेशन सिस्टम में कोई खामी आ जाती है। तो इसी स्थिति में विमान रनवे के दायरे से बाहर हो जाता है और जब वो रनवे पर टचडाउन करने के बजाय उसके आसपास की उबड़ खाबड़ जमीन पर लैंडिंग करता है तो ये लैंडिंग एक टक्कर का रूप ले लेती है और इस टक्कर में अक्सर विमान क्रैश हो जाते हैं। अगर ऐसी घटनाओं में विमान के अंदर ईंधन ज्यादा हो तो उनमें विस्फोट होने की संभावना भी बढ़ जाती है और हो सकता है कि इस घटना में भी यही हुआ हो, या यह भी हो सकता है कि विमान में कोई गड़बड़ी आ गई जिसे लैंडिंग के दौरान ये चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। देखिए, हमने आपको वो वीडियो दिखाया ना जिसमें ये विमान इस तरह से सीधा जा रहा है, लेकिन जब लैंडिंग की घड़ी आने लगी, जब रनवे के 50 मीटर दूर है, उस वक्त ये विमान ऐसे पलट जाता है। ये वो वीडियो है जिसके बाद नए सिरे से एक्सपर्ट सोचेंगे कि आखिर क्या हुआ। और ये देखिए, अब यहां पर एक बार जूम इन करके दिखाइए, यहां पर ये विमान पूरी तरह से, जो विमान पहले इस पोजीशन में था वो ऐसे पोजीशन में आ गया है। विमान पहले इस तरीके से, अगर मैं इस तरफ से आपको दिखाऊं तो विमान पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह आपको दिख रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे ताकि उसके विंग्स और ये पूरी बॉडी उसकी अलाइंड है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसके बाद ये विमान पूरी तरह से ऐसे पलट गया है, इस पोजीशन में आ गया है। और यही बताता है कि आखिर क्या वजह हो सकती है, मिड एयर ही लैंडिंग के पहले विमान क्यों पलट गया और उसके बाद वो तेजी से जाकर क्रैश हो जाता है। अब आप ये देखिए कि इस हादसे से पहले क्या क्या हुआ था। सबसे पहले अजित पवार मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इस चार्टर प्लेन में बारामती के लिए रवाना हुए और ये पूरी यात्रा 256 किलोमीटर की थी। फ्लाइट रडार के मुताबिक 8:36 पर पहली बार इस विमान ने बारामती एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड करने की कोशिश की, 8:36, लेकिन इस दौरान पायलट ने लैंडिंग को टाल दिया और यह तय किया कि वो विमान को वापस से घुमाकर लाएंगे और दूसरी बार में इस विमान को रनवे पर उतारने की कोशिश की जाएगी। अब ये विमान इस तरह से दोबारा घूम कर आया, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, दूरी 256 किलोमीटर की, वो पहली बार आए, दूसरी बार जब वो आते हैं दोबारा घूम कर आए, इसने लैंडिंग की कोशिश की और यह रनवे से बाहर निकल गया। क्रैश होने के बाद इसमें धमाका हो गया। यह है पूरी जानकारी इस घटना के बारे में। 8:44 उस वक्त हो रहे थे, वो 8:10 के आसपास मुंबई के
एयरपोर्ट से, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट से निकलते हैं और उसके बाद से यहां आते आते लगभग 8:36 होते हैं जब वो पहली बार लैंड करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बार लैंड करने की कोशिश करते हुए 8:44 पर यह हादसा हो जाता है। यहां एक और बात महत्वपूर्ण है और वो ये है कि इस हादसे से पहले पायलट ने मेडे की कॉल नहीं दी थी। ये एक इमरजेंसी कॉल होती है जिसमें पायलट 3 बार मेडे 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 कहते हैं और इसके बाद विमान की मदद की जाती है, लेकिन इस विमान के पायलट और को पायलट ने मेडे कहकर मदद ही नहीं मांगी। इसकी जगह विमान की जो को पायलट है सिर्फ रेडियो पर ओह शिट कहते हुए सुना गया और इसके तुरंत बाद विमान क्रैश हो गया। आप भी हादसे के बाद के इन वीडियोस को देखिए। ये हमने एआई जनरेटेड वीडियो आपके लिए बनाया है जिस दौरान दोनों में बातचीत हो रही होगी। ये वीडियो अब हटा दीजिए, हादसे का वीडियो दिखाइए। यहां आपको यह भी देखना होगा कि सरकार इस विमान हादसे को लेकर क्या कह रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कहना है कि जिस चार्टर्ड प्लेन में अजित पवार मौजूद थे उस विमान का रेडियो संपर्क पहली बार सुबह 8:18 पर हुआ था। इसके बाद जब यही विमान बारामती से करीब 55 किलोमीटर दूर था तब इसने दोबारा से संपर्क किया था और इस दौरान रेडियो संपर्क में विमान के पायलट को यह कहा गया था कि वो मौसम के अनुसार अपनी समझ से विमान को रनवे पर उतार सकते हैं। यह हम आपको पायलट कैप्टन सुमित कुमार कपूर की तस्वीर दिखा रहे हैं। इसी दौरान इस विमान के मुख्य पायलट कैप्टन सुमित कपूर ने यह पूछा कि बारामती एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी और हवा की क्या स्थिति है। इस दौरान उन्हें यह बताया गया कि हवा बिल्कुल शांत है और विजिबिलिटी 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर की। हालांकि इस दौरान जब विमान को पहली बार रनवे पर उतारने की कोशिश हुई तब पायलट सुमित कपूर ने यह बताया कि उन्हें रनवे नजर नहीं आ रहा है, पहली बार जब उनको उतारना था, और इसके बाद उन्होंने लैंडिंग रद्द कर दी और वो इस विमान को दोबारा ऊपर ले गए। सरकार का कहना है कि जब पायलट और को पायलट इस विमान को दूसरी बार लैंड कराने की कोशिश कर रहे थे तब उनसे फिर से यह पूछा गया था कि क्या अब उन्हें रनवे नजर आ रहा है और इस बारे में उन्होंने हां में जवाब दिया था। अब इसी को लेकर बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि जब पायलट ने कहा था कि उनको रनवे नजर आ रहा है और जब दोनों पायलट को रनवे दिखने लगा था तब 8:43 पर इस विमान को रनवे पर लैंड करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि मंत्रालय का कहना है कि इस दौरान पायलट्स की तरफ से रीडबैक नहीं आया था, जिसका मतलब यह होता है कि इस विमान के पायलट और को पायलट ने लैंडिंग क्लियरेंस की पुष्टि नहीं की थी और इसके अगले ही मिनट 8:44 पर यह विमान क्रैश हो गया। यहां दो सवाल ऐसे भी हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इनमें पहला सवाल तो यही है कि आखिर अजित पवार इतनी सुबह सुबह मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुए थे। कारण यह था कि सुबह सुबह वो काम के लिए गए थे। कारण यह था कि अजित पवार जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव के लिए बारामती जा रहे थे और बारामती में उन्हें सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच 4 रैलियां करनी थी, 4 रैलियों को संबोधित करना था और अजित पवार इन चुनावी रैलियों को टालना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से वो सुबह 7 बजे अपने घर से मुंबई के एयरपोर्ट पहुंचे और इसी के बाद उनका विमान 8:44 पर वहां लैंडिंग के दौरान क्रैश कर गया। दूसरा, बहुत सारे लोग तरह तरह की इस वक्त बातें कर रहे हैं, इसीलिए हमने सोचा कि इन सवालों का जवाब सबके सामने स्पष्टता से रखना जरूरी है, क्योंकि ये अटकलों का वक्त नहीं है। सवाल यह है कि हर कोई जानना चाहता है कि आखिर प्लेन क्यों क्रैश किया, लेकिन अलग अलग तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलाई जा रही हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि अजित पवार महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री होते हुए भी प्राइवेट कंपनी के चार्टर्ड प्लेन से उड़ान क्यों भर रहे थे और उन्हें इसके लिए सरकारी विमान क्यों नहीं दिया गया।
तो यहां आपको यह समझना होगा कि सरकारी विमान का इस्तेमाल सरकारी कार्यक्रम के लिए किया जाता है। अगर अजित पवार किसी सरकारी कार्यक्रम के लिए बारामती जाते तो उन्हें यह सरकारी विमान मिलता, जिसे सेस्ना साइटेशन 560 XLS कहते हैं। साल 2023 से पहले तक इस सरकारी विमान का इस्तेमाल सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए होता था, लेकिन बाद में इस नियम को बदला गया और उप मुख्यमंत्री भी जो है अजित पवार भी सरकारी कार्यक्रमों के लिए इस विमान का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन क्योंकि इस मामले में वो अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने बारामती जा रहे थे, इसलिए उन्हें सरकारी विमान की जगह प्राइवेट कंपनी का चार्टर्ड विमान लेना पड़ा। और ये विमान जिस कंपनी का है उसका नाम VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड है, लियरजेट 45। इस कंपनी के पास कुल 17 विमान है, जिनमें लियरजेट 45 विमानों की संख्या 7 है। ये वही विमान है जो आज की घटना में क्रैश हुआ और इस विमान का रजिस्ट्रेशन VTSS के नाम से हुआ है। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि 8 लोगों की क्षमता वाला ये चार्टर्ड विमान पहले कैसा दिखाई देता था और आज के हादसे के बाद कैसे इसके 2 टुकड़े हो गए, जलकर पूरी तरह खाक हो गया। यहां जरूरी बात यह है कि फरवरी 2025 में DGCA ने इस कंपनी के सभी विमानों का ऑडिट किया था और इस ऑडिट में कोई खामी नहीं मिली थी, जबकि साल 2023 में इसी कंपनी का एक चार्टर प्लेन मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था। उसके 2 टुकड़े हो गए थे। लेकिन बाद में DGCA के ऑडिट में इस कंपनी के विमानों में लेवल 1 की कोई खामी नहीं मिली और अब इस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं और यह पूछा जा रहा है कि क्या इस कंपनी के ही विमानों में कोई गड़बड़ी थी जिसे DGCA पकड़ नहीं पाया। जिस लेयरजेट 45 नाम के चार्टर्ड प्लेन में अजित पवार की मृत्यु हुई, वो चार्टर्ड प्लेन इससे पहले भी कई बार क्रैश हुआ है। साल 2008 में मेक्सिको में इस चार्टर्ड प्लेन के क्रैश होने के से कुल 9 लोगों की मौत हुई थी। साल 2003 में इटली में भी यही चार्टर्ड प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें 2 पायलट्स की जान चली गई थी। इसके बाद साल 2009 में अमेरिका के टेलराइड में, साल 2021 में मेक्सिको में और साल 2023 में मुंबई में भी इसी मॉडल का चार्टर्ड प्लेन क्रैश हुआ था। इस विमान हादसे में कुल 5 लोगों की मौत हुई है, जिनमें जाहिर तौर पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित दाह हैं, लेकिन उनके अलावा उनके सुरक्षाकर्मी विदित जाधव, 29 साल की फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली, मुख्य पायलट कैप्टन सुमित कपूर और को पायलट कैप्टन शांभवी पाठक का नाम शामिल है। आज हमारी संवेदनाएं इन सभी परिवारों के साथ है। कल्पना करना भी मुश्किल है कि आज की रात, आने वाले दिन, आने वाले साल, आने वाला पूरा जो उनका जीवन काल है परिवार वालों का, वो इनकी कमी के साथ किस तरह से आगे बढ़ेगा। क्या बीत रही होगी आज की शाम, आज की रात उन परिवारों पर जिन्होंने अपनों को खोया है। एक बार नजर डालिए मुस्कुराता हुआ कैप्टन शांभवी पाठक का चेहरा। एक खूबसूरत जिंदगी आगे पड़ी थी। फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली, जिन्होंने आखिरी कॉल अपने पिता को किया था और कहा था कि मैं डेप्यूटी CM अजित पवार के साथ फ्लाइट पर जा रही हूं। क्या बीत रही होगी उस पिता पर। अजित पवार के सुरक्षाकर्मी विदित जाधव, ऐसे सुरक्षाकर्मी जो अपनी जिंदगी हमेशा साये की तरह इन हाई सिक्योरिटी के जो VIPs होते हैं उनके साथ गुजार देते हैं। आज उनके परिवार में कैसा मातम होगा। और कैप्टन सुमित कपूर, जो आज रात अपने घर नहीं लौटेंगे। हैरानी इस बात की है कि पायलट कैप्टन सुमित कपूर को 16,000 घंटों की उड़ान का अनुभव था। को पायलट कैप्टन शांभवी पाठक को 1,500 घंटों की उड़ान का अनुभव। लेकिन इसके बावजूद यह हादसा हुआ। जानते हैं इस हादसे में अजित पवार के पार्थिव शरीर को कैसे पहचाना गया। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये बताते हुए। उनकी पहचान उनके हाथ में बंधी घड़ी से हुई और यह भी तब हुआ जब अजित पवार की एनसीपी का चुनाव चिन्ह भी घड़ी है। और आज लोग इस संयोग को भी देखकर अफसोस कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि उनके लिए अब भी इस विमान हादसे पर यकीन करना मुश्किल है। इस विमान हादसे के बाद हमारी टीम ने घटनास्थल पर क्या देखा, उस पर भी ये रिपोर्ट जरूर देखिए। एक दर्दनाक हादसे से पूरा महाराष्ट्र सदमे में पहुंचा है, क्योंकि डिप्टी CM अजित पवार, इनकी एक विमान दुर्घटना में मौत हुई है। और यहाँ पर देखिए, मैं फिलहाल बारामती के पास गोजबावी गांव में मौजूद हूँ, जहाँ पर ये दुर्घटना हुई है। यहाँ पर देखिए, ये जो दुर्घटनाग्रस्त विमान है
सुबह 8:45 बजे बारामती विमानतल के पास लैंडिंग होने के लिए उतर रहा था, तब ही इसका दर्दनाक हादसा हुआ है। और इस हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार समेत 6 लोगों की मौत होने की खबर मिल रही है। जिन लोगों ने अपनी आंखों से इस विमान हादसे को देखा, उनका कहना है कि विमान जिस तरह से हवा में उड़ान भर रहा था, उसे देखकर वो पहले ही समझ गए थे कि जरूर कोई बड़ी घटना होने वाली है। सुनिए। पहिल्यांदा ते आलेलं विमान आणि पहिल्यांदा असं वरून गेलतं, तेव्हा ते चांगलं होतं. नंतर आम्ही घराच्या बाहेरच होतो. आम्ही गुरांना खायलाही टाकलं आणि घरानंतर आलो तर आम्ही बाहेर होतो आणि ते विमान गेलेलं असं खालून आलेलं आणि खालून असं ते खालून आलं आणि ते बरोबर वरती जायचं, ते असं खाली त्याला अटॅक झालं. ते बरोबर म्हणजे 8:45 तेव्हा वाजलेल्या आणि त्याचा म्हणजे आम्ही पाहिलं, पण एवढा मोठा त्याचा असा स्फोट झाला ना की आमच्या घरापर्यंत आला. असं ते फिरलं आणि खालीच क्रॅक झालं. ते धावपट्टीवर गेलंच नाही, तसं असं जागेवर त्याचा स्फोट झाला. आम्ही एवढं घाबरलो, तरी पण म्हणजे ते आले वरून पोलीस ही, मग आम्ही गेलो. वो प्लेन ठीक से चल रहे नहीं था, ऐसा लग रहा था प्लेन क्रैश हो जाएगा, ऐसा नीचा इतना नीचा गया कि वो गांव में गिर जाएगा ऐसा लग रहा था, लेकिन वो एयर ट्रैप पे आ गया, लेकिन उस एयर ट्रैप पे उतरा नहीं, बाजू में क्रैश हो गया। आज भी अजित दा का चेहरा जैसे बिल्कुल सामने दिखाई देता है। उनकी शख्सियत को जो लोग भी जानते थे, करीब से उन्हें देखते थे, हमेशा मुस्कुराते हुए, हमेशा बहुत गंभीर लम्हों में भी कोई छोटी सी बात कह देते थे, कोई मजाक कर देते थे, हर कोई हंस पड़ता था। यकीन करना मुश्किल हो रहा है। आज एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या इस विमान हादसे को रोका जा सकता था? क्या इसके लिए डीजीसीए को भी जिम्मेदार माना जाना चाहिए? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बारामती एयरपोर्ट एक अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड है जहां एटीसी टार नहीं है। एटीसी टार का मतलब होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल टार। आमतौर पर एटीसी टार ही किसी विमान को टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग में उसकी मदद करते हैं, लेकिन जिस बारामती एयरपोर्ट पर यह विमान हादसा हुआ, वहां एटीसी टार ही नहीं है। सरल शब्दों में कहें तो बारामती एयरपोर्ट पर डीजीसीए या एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर मौजूद ही नहीं था। इनकी जगह रेडियो पर जो इंस्ट्रक्टर या पायलट अजित पवार का चार्टर प्लेन उड़ाने वाले पायलट और को पायलट को जानकारी दे रहे थे, वो इंस्ट्रक्टर या पायलट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन से थे, जो टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए रेडियो पर जानकारी तो देते हैं, लेकिन इस तरह की अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड पर अंतिम फैसला विमान उड़ाने वाले पायलट का ही होता है कि उन्हें लैंडिंग करनी है या नहीं करनी है। और यह एक बड़ी समस्या है। अगर बारामती एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टार होता तो शायद इस विमान हादसे को टाला जा सकता था, उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन एटीसी टार वहां पर आज तक नहीं है और लंबे वक्त से वहां पर इसी एयर स्ट्रिप पर अनेकों विमान टेक ऑफ और लैंड कर रहे हैं। इससे बड़ी बात यह है कि बारामती एयरपोर्ट पर अप्रोच रडार भी नहीं है, जिसके कारण इस हादसे को टाला नहीं जा सका। अब यह क्या होता है? अप्रोच रडार वो है जो किसी भी विमान को लैंडिंग के लिए मार्गदर्शन देता है। यह लगभग 60 नॉटिकल माइल्स यानी 111 किलोमीटर तक विमान की स्थिति, उसकी ऊंचाई, उसका मार्ग बताता है। और जिस एयरपोर्ट पर अप्रोच रडार होते हैं, वहां बहुत कम ऐसा होता है कि जब विमानों को लैंडिंग के दौरान रनवे पर टचडाउन करने में कोई परेशानी आए। और क्योंकि बारामती एयरपोर्ट पर अप्रोच रडार नहीं था, इसलिए एक बार फिर पायलट को खुद ही जजमेंट पर विमान को लैंड करना था। और यह पहली बार नहीं है, जैसा हम बार बार आपको करा रहे हैं कि यह रिस्क हमेशा से वहां पर रहा है। अनेकों बार इस बारामती एयर स्ट्रिप से फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड करते रहे हैं, लेकिन इन चीजों की गैर मौजूदगी आज सामने आ रही है। दावा है कि यह यहां पर कुछ ऐसा ही हुआ, उन्हें सिर्फ अपने खुद से यह फैसला लेना था लैंडिंग का जब वो दूसरी बार गए और यह हादसा हुआ। वैसे ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि अजित पवार को सबसे ज्यादा डर हवाई सफर करने में लगता था। और एक बार उन्होंने कहा था कि जब तक विमान या हेलीकॉप्टर आसमान में रहता है तब तक उनकी घबराहट कम नहीं होती। 2 साल पहले 17 जुलाई 2024 को इसका जिक्र उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी किया था। उस वक्त देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार एक हेलीकॉप्टर से नागपुर से गढ़चिरौली जा रहे थे। बाहर आसमान में घने कोहरे के बीच जब हेलीकॉप्टर काले बादलों के बीच पहुंचा तो अजित दा घबराने लगे और इसके बाद एक जनसभा में उन्होंने ये कहा कि जब हेलीकॉप्टर बादलों में था
तब उनके पेट में खलबली मची हुई थी और इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था और वह अजित पवार से भी ये कह रहे थे कि दादा डरिए मत, कुछ नहीं होगा। लेकिन सोचिए, आज ये अनहोनी हो गई और जिस हवाई सफर से अजित पवार को इतना डर लगता था, उसी हवाई सफर ने उन्हें हमेशा के लिए दुनिया से दूर कर दिया। विमान बादलों में गया और मेरे पेट में खलबली मच गई। मैं इधर उधर देख रहा था और काफी डरा हुआ था, लेकिन मेरे बगल में बैठे देवेंद्र जी एकदम शांत थे और गप्पे मार रहे थे। जब मैंने फडणवीस से अपनी घबराहट के बारे में बताया तो उन्होंने कहा, दादा डरिए मत, अब तक मेरे 6 एक्सीडेंट हो चुके हैं। लेकिन जब मैं विमान में होता हूं तो कुछ नहीं होता। जब इंसान चला जाता है तो ऐसे ही तमाम बातें उसकी याद की जाती हैं, उसी पर लोग चर्चा करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं, बार बार नियति से पूछते हैं कि क्यों हुआ ये। आज आपको यह भी देखना चाहिए कि वक्त कितना अनिश्चित और अप्रत्याशित होता है। क्या आप यकीन करेंगे कि अजित पवार की ये सारी तस्वीरें सिर्फ एक दिन पहले की हैं। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए थे। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इस बैठक में सरकारी योजनाओं की रूपरेखा पर चर्चा करने वाले अजित दा आज इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन यही हुआ और यही वक्त की कड़वी सच्चाई है। जो अजित पवार कल तक सरकारी योजनाएं बना रहे थे, कैबिनेट की बैठक में हिस्सा ले रहे थे, बिल्कुल स्वस्थ नजर आ रहे थे, भविष्य की बातें कर रहे थे, आज वही अजित पवार अचानक एक विमान हादसे में इस संसार से विदा हो गए। और ये घटना हमें फिर से ये याद दिलाती है कि ये जीवन कितना नश्वर है और समय कितना निर्दयी। अजित पवार के निधन की खबर ने उनके परिवार को तोड़ दिया है। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार राज्यसभा सांसद है। वो संसद सत्र में भाग लेने मंगलवार शाम को ही दिल्ली पहुंची थी और जिस वक्त बारामती में यह विमान दुर्घटना हुई, उस वक्त सुनेत्रा पवार दिल्ली में अपने बंगले पर मौजूद थी। रूटीन मुलाकातों की तैयारी कर रही थी, लेकिन बाद में इस खबर को सुनते ही उनका बुरा हाल हो गया। उन्हें परिवार के लोगों और कार्यकर्ताओं ने संभाला। वो महाराष्ट्र के लिए रवाना हुई। महाराष्ट्र के बारामती से बहुत भावुक कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। सांसद सुप्रिया सुले और अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार परिवार के सदस्यों से मिलते हुए समय भावुक हो गई। दोनों नेता अपने आंसू नहीं रोक सकी और परिजनों से गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार ने एक दूसरे को ढांढस बंधाने की भी कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना, दुख इतना गहरा था, दोनों खुद को संभाल नहीं सकी। आसपास मौजूद लोग भी भावुक हो गए। शरद पवार के पोते और अजित पवार के भतीजे रोहित पवार भी रोते हुए अस्पताल पहुंचे। बारामती में विमान हादसे के बाद अस्पताल परिसर के बाहर भारी भीड़ जुट गई और जिस अस्पताल में एनसीपी नेता अजित पवार के पार्थिव शरीर को लाया गया था, उसके बाहर सैकड़ों लोग जमा हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही अजित पवार के चाचा शरद पवार और परिवार के तमाम लोग पहुंच गए और इस दौरान उनकी आंखों से आंसुओं का एक ऐसा सैलाब बह रहा था जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। जितनी भी बातें याद करिए कम पड़ जाती हैं। चेहरा देखिए, अनेकों भाव आते हैं, मुस्कुराता चेहरा आता है। अजित पवार की कहानी बारामती से ही शुरू हुई थी और आज बारामती में ही खत्म हो गई। अजित पवार शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव पवार के बेटे थे और अनंतराव पवार मुंबई के मशहूर राजकमल स्टूडियो में काम करते थे।
पिता के निधन के बाद अजित पवार को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर परिवार की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी थी। और जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा था, वो साल था 1982। उस वक्त उन्हें एक सहकारी चीनी मिल के सदस्य के रूप में चुना गया था। जो लोग महाराष्ट्र की राजनीति को समझते हैं, वहां पर सहकारी चीनी मिल और उसके चुनाव बड़े अहम माने जाते हैं। और ये वही दौर था जब शरद पवार भारतीय राजनीति के एक दिग्गज नेता बन चुके थे और अजित पवार को भी उन्हीं का मार्गदर्शन मिल रहा था। साल 1991 में अजित पवार ने बारामती से लोकसभा का चुनाव जीता था, लेकिन वो अपने चाचा शरद पवार को इतना मानते थे कि बाद में ये सीट उन्होंने शरद पवार के लिए खाली कर दी थी और खुद को महाराष्ट्र की राजनीति में झोंक दिया था। अजित पवार ने कई ऐसे रिकॉर्ड भी बनाए जो उनकी राजनीतिक पहचान का हिस्सा बन गए। जैसे वो रिकॉर्ड 6 बार महाराष्ट्र की अलग अलग सरकारों में उप मुख्यमंत्री बनने का, साल 1991 से लगातार 35 सालों तक बारामती से 8 बार विधायक चुने जाने का, 4 दशक तक महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय रहने का। आज भी वो एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। महाराष्ट्र सरकार में वित्त मंत्रालय, आबकारी विभाग, खेल और युवा मंत्रालय और अल्पसंख्यक विकास के मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि अजित पवार का सपना था कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। उन्होंने कई बार ये बात खुलकर कही भी थी कि अगर उन्होंने मुख्यमंत्री बनने का मौका उन्हें मिलता है तो इस मौके का वो जरूर इसको स्वीकार करेंगे। अनेकों संभावनाएं थी उनकी जिंदगी अगर आगे चलती, लेकिन समय ने ऐसा खेल खेला कि अब अजित पवार का ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स उप मुख्यमंत्री स्वेर इन हुए 5 बार। 5 बार। कभी कभी लगता है यार मुख्यमंत्री बनना है। अरे बनना है, लेकिन हमारी गाड़ी वहां ही अटकती है तो क्या करें? नहीं तो मैं कोशिश करता हूं कि वहां आगे भी जाए, आगे भी जाए, आगे भी जाए, लेकिन चांस नहीं मिलता। एक दफा एनसीपी को चांस मिला था 2004 में, लेकिन हमारे नेताओं ने वो क्या डिसीजन लिया हमें अधिकार नहीं। तो ये गाड़ी आगे कैसे जाएगी? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 1 साल पहले आपने शरद पवार जी को इस वजह से छोड़ा था कि आपको लगा यहां मैं मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, कम से कम अगर मैं बीजेपी और शिवसेना के साथ जुड़ जाऊं बन जाऊंगा। अब हमारे साथ एकनाथ शिंदे थे, एकनाथ शिंदे कुर्सी पर ऐसे बैठे थे कि वो छोड़ने ही नहीं वाले हैं। तो अब क्या होगा? ये देखो, जो भी कोई भी कुर्सी पे बैठता है उनको वो कुर्सी अच्छी लगती है। आप वहां बैठे, आपको भी अच्छी लगती है ना आपकी कुर्सी, वैसे ही सबका है। उसी हिसाब से कोशिश करना अपना काम है हर एक का। लेकिन अभी भी वो एम्बिशन है कि नहीं? नहीं, लेकिन सबको ये सीट एक ही है, महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर की सीट एक ही है और 145 मैजिक फिगर है। 145 मैजिक फिगर जो इकट्ठा करेगा वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। अजित पवार की मौत ने एनसीपी के अस्तित्व पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनकी मौत ने महाराष्ट्र में एक ऐसा शून्य पैदा कर दिया है जिसे भरना आसान नहीं है। पिछले 4 दशकों से बारामती ने पवार परिवार से बाहर के किसी नेता को नहीं चुना और अब अजित पवार के निधन से एक साथ परिवार, पार्टी, बारामती तीनों बेसहारा महसूस कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बेसहारा वो नेता, वो मंत्री महसूस कर रहे हैं जिनके साथ अजित पवार ने एनसीपी को सत्ता में शामिल करके एक नई शुरुआत की थी। महाराष्ट्र की सरकार में शामिल एनसीपी के नेता अजित पवार के नहीं रहने पर सबसे बड़ा असमंजस सरकार में खड़ा हो गया है कि आखिर महाराष्ट्र की सरकार में आगे क्या होगा। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र की विधानसभा में अजित पवार की एनसीपी के 41 विधायक हैं। सरकार में उनके कुल 9 मंत्री। अगर भविष्य में एनसीपी बीजेपी से अलग भी होती है तब भी एनडीए की सरकार अल्पमत में नहीं आएगी। इसीलिए जो लोग सोशल मीडिया पर व्यूज बटोरने के लिए फर्जी थ्योरी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैला रहे हैं, ये उनको भी देखना चाहिए कि अजित पवार बीजेपी से अलग होना चाहते थे, इसलिए विमान हादसा हो गया। कई लोग अलग अलग तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैला रहे हैं। उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए और यह भी इस बात का भी सम्मान करना चाहिए कि उनके शीर्षस्थ नेता शरद पवार ये कह रहे हैं कि एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई है, इस पर राजनीति मत कीजिए। लेकिन दुख की बात यही है कि इसमें हमारे नेता भी शामिल हैं।
ममता बनर्जी ने साजिश का शक जताया है और ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की जांच करानी चाहिए, जबकि अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी की मांग का समर्थन किया। लालू प्रसाद यादव और गौरव गोगोई से लेकर महाराष्ट्र के कई नेताओं ने भी इस विमान हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। हालांकि शरद पवार ने कहा है कि वो इसे एक हादसा मानते हैं, इस घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। Message of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister. He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. बहुत बड़े नेता थे, डिप्टी सीएम कई बार रहे वो, और महाराष्ट्र के बहुत लोकप्रिय नेता रहे। और अगर ऐसी घटना हो जाए, और आज के समय पे जहां हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं चीज़ें, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटना क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। ये पूरी तरह से एक हादसा था और इसमें राजनीति की कोई भूमिका नहीं है। ये बहुत दुखद घटना है। पूरे परिवार और राज्य के लिए ये अपूर्णीय क्षति है, लेकिन इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। ये सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। मैं सभी से अपील कर रहा हूं, इस हादसे को राजनीतिक रंग ना दिया जाए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अजित पवार की मौत पर कहा है कि उन्होंने एक मजबूत नेता, बेहतरीन सहयोगी को खो दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राजनीति में उन्होंने भले ही अलग राह चुनी, लेकिन हमारे रिश्ते में कभी दूरी नहीं आने दी। जबकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी इस हादसे में साजिश का शक जताने वाले विपक्षी नेताओं की निंदा की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ममता बनर्जी को अजित पवार की दुखद मृत्यु पर ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। ऐसी घटना जब होती है तब ऐसे घटना में राजनीति करना उचित नहीं होता, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और रही बात जो भी टेक्निकलिटी होगी, या हम लोग वहाँ गए थे तो विजिबिलिटी की बात हो रही थी, ये तो टेक्निकल बातें हैं, उसकी तो वो तो सामने आएगी। लेकिन ऐसे समय में कोई राजनीति करना और इसमें कुछ साजिश है ऐसे बताना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे बहुत दुख है कि ममता दीदी जिस प्रकार से राजनीति में नीचे के स्तर पर जा रही है, ये अपने आप में बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही गलत है। इस प्रकार का बयान उनको नहीं देना चाहिए था। इस प्रकार से एक हमारे बहुत करीबी और महाराष्ट्र के लाडले नेता के निधन पर राजनीति करके उनका अपमान करना, ये बहुत गलत बात है। ये पहली बार नहीं है जब हमारे देश ने विमान हादसे में किसी नेता को खोया है। अब तक इस तरह के 19 विमान हादसे हो चुके हैं, जिनमें भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत, संजय गांधी, माधवराव सिंधिया, वाईएस राजशेखर रेड्डी, राजेश पायलट, दौरजी खांडू और ओम प्रकाश जिंदल जैसे नेताओं की मृत्यु हो चुकी है। और आपको यकीन नहीं होगा कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नेताओं के लिए हवाई सफर को सबसे ज्यादा जानलेवा माना जाता है। और इसका कारण यह भी है कि जो बड़े नेता होते हैं वो दूसरे राज्य, शहर, गांव में जाने के लिए हवाई सफर का इस्तेमाल करते हैं। चुनाव में भी आपने देखा होगा, हर नेता चार्टर्ड प्लेन, हेलीकॉप्टर से जनसभा करने के लिए पहुंचते हैं। भारत में चार्टर्ड प्लेन और बिजनेस जेट की सेवा देने वाली कुल कंपनियों की संख्या 133 है।
जिसके पास कुल 168 चार्टर्ड प्लेन है। साल 2024 में हमारे देश में 22,568 चार्टर्ड प्लेन ने उड़ान भरी थी, जिसका मतलब यह था कि हमारे देश में हर दिन 62 चार्टर्ड प्लेन उड़ान भरते हैं और इनमें भी नेताओं की संख्या ज्यादा होती है जो चुनावी और पार्टी गतिविधियों के लिए ऐसे प्लेन हेलीकॉप्टर्स में सफर करते हैं। और इस दौरान नेताओं को डर होता है कि कहीं यह हवाई सफर उनके लिए आखिरी न बन जाए। ऐसा होता भी है, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कई बार ऐसे बड़े विमान हादसे हुए हैं, बड़े नेताओं की मृत्यु हुई है। कई बार कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी सामने आती हैं। हालांकि पुराने मामलों की जांच में क्या पता चला वो भी आपको पता होना चाहिए। संजय गांधी, जिनकी मौत के लिए खराब मौसम को जिम्मेदार माना गया था और इसमें साजिश के किसी भी दावे की पुष्टि नहीं हुई। इसी तरह माधवराव सिंधिया के मामले में यह पता चला था कि उनके विमान के इंजन में खराबी आ गई थी, जो खराब मौसम के कारण गंभीर हो गई। और माधवराव सिंधिया के मामले में भी साजिश के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई थी। वायस राजशेखर रेड्डी, जिनके हादसे को भी साजिश का रूप देने की कोशिश हुई थी, लेकिन बाद में पता चला कि उनका हेलीकॉप्टर भारी बारिश, लो विजिबिलिटी के बीच उड़ रहा था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। यानी पिछले लगभग सभी मामलों में जब भी बड़े नेताओं की विमान हादसों में मृत्यु हुई है, तब इन मामलों में साजिश के आरोप लगाए गए, लेकिन जांच में लो विजिबिलिटी, विमान में कोई परेशानी, इंजन की खराबी, ऐसे तमाम वजह सामने आने लगे। तो ये 4 तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें संजय गांधी से लेकर अनेकों ऐसे एक्सीडेंट्स हैं जिसमें हमेशा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सोशल मीडिया के जरिए आज फैलाई जा रही है। तब कई जगहों पर इसको सामने रखा जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे यह साफ हो गया जब जांच की रिपोर्ट सामने आई कि साजिश नहीं, या तो मौसम खराब था या विमान में गड़बड़ी थी। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब हमारी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अचानक हुई विदाई का सबसे भारी बोझ वो अलविदा है, जिसे कहने का मौका ही नहीं मिला। नमस्कार।